सम नंबर 14 हमने जो किया था अलीबाबा लिमिटेड वाला, उसमें हमने फर्स्ट एंट्री करी थी डिबेंचर का जो पैसा आया था उसकी क्या एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चेक करो करी थी कि नहीं करी थी। यस सर करी थी। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हमने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया था, है ना, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। यस और नो? यस सर। ये दोनों एंट्री आई थी 1 अप्रैल की डेट में, 1/4/2017 के डेट में हमने दो एंट्री करी थी। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था हमने 30 सितंबर को। 30 सितंबर को हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, तो क्या एंट्री थी उसकी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड टू टीडीएस पेएबल अकाउंट। यस और नो? यस सर। हाँ, तो वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना था 6 महीने का हमने कैलकुलेट किया 1,08,000 1,08,000 6 महीने का। ये दो एंट्री, फिर उसके बाद हमने उसको पे करा था, तो पे करने की क्या एंट्री करी थी हमने, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यस और नो? यस सर। उसके बाद 31 मार्च 2017 को भी ये वाली एंट्री रिपीट करी थी, और 31 मार्च 2017 को ये वाली एंट्री भी रिपीट करी थी। याद करा था हमने, ये दो एंट्री यस सर, होमवर्क में दिया था दोनों एंट्री। ये दो एंट्री होमवर्क में दी थी। अब 31 मार्च 2017 को एक और काम भी करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आया था हमारा, 6 महीने का 1,08,000, दूसरे 6 महीने का भी 1,08,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आया था हमारा, 2,16,000। यस और नो? यस सर। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमें ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहां जाएगा, इट इज एन एक्सपेंस, तो कहां जाएगा, पी&एल अकाउंट में जाएगा। और बैलेंस शीट में पी&एल अकाउंट को क्या बोला जाता है, कंपनी अकाउंट्स में पी&एल अकाउंट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, है ना। तो एक और एंट्री आएगी। अब पी&एल अकाउंट में हम किसी एक्सपेंस को ट्रांसफर करते हैं तो पी&एल अकाउंट डेबिट होता है, और किसी इनकम को ट्रांसफर करते हैं तो पी&एल अकाउंट क्रेडिट होता है। ये सिंपल सा रूल है। पता था कि आज ही पता चला? पता था सर, पता था। पता था, है ना। तो देखो अब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर कर रहे हैं पी&एल अकाउंट में, इधर एक और एंट्री आएगी, वो हमारे लिए एक्सपेंस है तो पी&एल अकाउंट डेबिट होगा, और पी&एल नहीं लिखने का, कंपनी अकाउंट है ये, तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना था टोटल इंटरेस्ट, 2,16,000। मिला के पूरा इंटरेस्ट जो हमारा एक्सपेंस था सबका सब पी&एल में ट्रांसफर हो गया है। ओके, नरेशन क्या लिखोगे, बिलिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट। सर डेट कौन सी, 31/3/18 ना? 31 मार्च ईयर के एंड की डेट। फाइनल अकाउंट कब बनेगा, 31 मार्च में बनेगा। हाँ यस सर। ओके, इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा, ये सब लोग कॉपी कर लो। ये सब तो तुमने लिखा हुआ ही है, खाली लास्ट ये बाकी रह गया था वो कॉपी कर लो। सर 18 आएगा ना, 2018 आपने 17 लिखा है। हाँ 31 मार्च 2018। ओके, अब हम शुरू करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन डिबेंचर इश्यू, रिडेम्पशन एंड पेमेंट। 3 स्टेज आएंगे। अब पहले डिबेंचर पूरा का पूरा इश्यू करेंगे, पूरा अमाउंट एक साथ में आएगा, फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद जो भी हमारी टर्म्स कंडीशन होंगे हम उसका रिडेम्पशन करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे। तो पहले जर्नल एंट्री के फॉर्मेट हम लिख लेते हैं समझ के, और उसके बाद हम उसके साथ शुरू करेंगे। अब जो फॉर्मेट है वो मैं स्क्रीन शेयर करके तुमको समझाऊंगा। ओके, और उसके बाद जब सम्स करेंगे तो वापस हम बोर्ड पे आ जाएंगे। ओके, सबने लिख लिया ये, तो मैं वीडियो को ऑफ कर दूं? यस सर लिख लिया। ओके, अब हम स्क्रीन शेयर करके समझने जा रहे हैं
कुछ चीजें। लेट अस स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज based on issue, redemption and payment of debentures। सबको दिख रही है स्क्रीन बराबर? यस सर। देखो 3 काम हो गए। पहले क्या होगा, डिबेंचर को इश्यू करेंगे। हर समय ये 3 काम हमें करने हैं। हम डिबेंचर को इश्यू करेंगे। पहले डिबेंचर इश्यू हो गए। इश्यू हो गया तो क्या होगा, कैश हमारे बिजनेस में आएगा। ओके, फिर रिडेम्पशन करेंगे। रिडेम्पशन मतलब ड्यू डेट आ जाएगी कि हमें रिफंड करना है और उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। ओके, ये 3 स्टेज आएंगे हर एक के अंदर। तो वही यहाँ पे लिखा है, इश्यू, रिडेम्पशन एंड पेमेंट। अब इसमें अलग अलग केस है, वो हम एक एक करके देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट केस है डिबेंचर्स। सर हम भी ऐसे टेबल्स बना दें? हाँ, ये मैं अभी कुछ मत कर दूं, मैं पूरी ये फाइल तुमको भेज दूंगा, फिर आराम से अच्छे से टेबल बनाना है। ये टेबल पूरा अच्छे से बनाना है, इसके ऊपर ही पूरा सम चलने वाला है। आने वाले बहुत सारे सम्स हम इसी के ऊपर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसके लिए अभी कोई उतावल मत करो लिखने की, अभी से यहाँ पे ध्यान रखो जो मैं समझा रहा हूँ उसमें। एक मिनट। ओके चलो, तो वेरी फर्स्ट केस हम लेने जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले आएगा डिबेंचर्स इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ओके, ये पहला केस है जिसमें क्या होगा, हम डिबेंचर को इश्यू भी पार में करेंगे और उसका रिडेम्पशन भी पार में करेंगे। पार मतलब इक्वल प्राइस फेस वैल्यू। इक्वल टू फेस वैल्यू। पार का मतलब होता है इक्वल टू फेस वैल्यू। ओके, तो देखो इसकी एंट्री क्या आएगी, सबका ध्यान यहाँ पे। हम डिबेंचर को इश्यू भी पार पे करेंगे और उसका रिडेम्पशन भी पार पे होगा। मतलब 100 रुपये में हम इश्यू करेंगे, मतलब जब डिबेंचर हम देंगे तो 100 रुपये में बेचेंगे और जब उसको रिफंड करेंगे वापस तो भी 100 रुपये देंगे रिडेम्पशन के टाइम पे। तो तुम बोलोगे सर इसमें डिबेंचर होल्डर का क्या फायदा, 100 रुपया दिया उन्होंने और 5 साल के बाद 100 रुपये उनको मिला, पर 5 साल तक उनको इंटरेस्ट तो मिला, वो इंटरेस्ट ही उनका फायदा है। इट इज वन टाइप ऑफ सेविंग्स। अपने बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं तो बैंक अपने को 100 रुपये ही वापस देगी। हाँ, पर जब तक वो पैसा बैंक के पास है तब तक बैंक हमको क्या देती रहती है, इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें डिबेंचर होल्डर का नुकसान नहीं है, फायदा ही है। ओके, अब इसमें क्या एंट्री आएगी, इश्यू के टाइम पे सबसे पहले तो पैसा हमारे बिजनेस में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दोनों साथ में लिखेगा क्योंकि पूरा पैसा साथ में आ रहा है। बोलो, इसमें कोई भी डाउट? नो सर। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आया है उसको डिबेंचर अकाउंट में डेबिट ट्रांसफर करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू X%, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो इश्यू के टाइम में 2 एंट्री आएगी, पहले पैसा आएगा उसकी एंट्री और उसके बाद उसको हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसकी एंट्री। इसमें कोई भी डाउट हो तो बोलो। अब क्या होगा, रिडेम्पशन होगा 3 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद, जो भी डेट होगी वो डेट पे रिडेम्पशन होगा। अब रिडेम्पशन के टाइम क्या होगा, सुनो, जब डिबेंचर को इश्यू करते हैं, सुनना, जब डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो X% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि हम डिबेंचर दे रहे हैं। डिबेंचर गोज आउट, ऐसा मानो, डिबेंचर गोज आउट है ना। जब मैं डिबेंचर इश्यू करूंगा, मान लो मैंने 100 रुपए का डिबेंचर आज को बेचा, तो क्या होगा, डिबेंचर गोज आउट, इसलिए डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब क्या होगा, रिडेम्पशन होने वाला है,
रिडेम्पशन का मतलब अब डिबेंचर हमारे बिजनेस में हमारी कंपनी में वापस आ जाएगा। ओके, तो क्या होगा रिडेम्पशन के टाइम पे X% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? बिकॉज रिडेम्पशन के टाइम पे डिबेंचर कम्स इन, पर हम रिडेम्पशन के टाइम पैसा नहीं देते, हम पैसा नहीं देते, हम खाली एंट्री कर रहे थे रिडेम्पशन की। सो अभी रिडेम्पशन किसने हमको दिया? ये डिबेंचर किसने हमको वापस दिया? डिबेंचर होल्डर ने, है ना? तो डिबेंचर होल्डर्स आर द गिवर, और ये पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। तो क्या आएगा? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। नाउ डिबेंचर होल्डर्स आर आवर क्रेडिटर, हमें उनको पैसा देना है, ड्यू डेट हो गई है। अंडरस्टूड? यस सर। रिडेम्पशन के टाइम क्या होगा? सारे डिबेंचर होल्डर्स उनके पास जितने भी डिबेंचर्स है हमारी कंपनी में सबमिट कर देंगे, तो डिबेंचर हमारी कंपनी में वापस आ गए। डिबेंचर कम्स इन, डेबिट अकाउंट कम्स इन, इसके लिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया। और ये सब डिबेंचर किसने दिए हैं? डिबेंचर होल्डर्स ने। डिबेंचर होल्डर्स आर द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और जब हम पेमेंट करेंगे तब तो सिंपल है, पेमेंट किसको करेंगे हम? डिबेंचर होल्डर्स को। सो नाउ डिबेंचर होल्डर्स आर द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। तो नाउ डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, और हमने पैसा लिया है, कैसे लेंगे? बैंक से लेंगे, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू बैंक। हाँ पे ना तो बोलो। नो सर। ओके, यस सर। सर रिडेम्पशन का बोलो। बस नहीं आ रही सर, रिडेम्पशन का मतलब पैसा देना ना? पैसा देना नहीं, रिफंड। रिडेम्पशन का मतलब रिफंड, और रिफंड की खाली ओके सर। एंट्री करते, रिकॉर्ड करते, पैसा तो थर्ड पार्ट में देते। देखो पेमेंट में पैसा चाहिए, रिफंड की एंट्री। ओके रिफंड की एंट्री करना, उसको रिकॉर्ड करना। ओके, ओके अब ओके सेकंड केस, debentures issued at premium and redeemable at par. डिबेंचर्स इश्यूड एट प्रीमियम, हमने इश्यू प्रीमियम पे किया, मतलब 100 रुपए वाले डिबेंचर को हमने 110 में दिया, पर रिडेम्पशन तो 100 रुपए में ही किया, तो किसको फायदा है? कंपनी को। दोनों को, दोनों को। डिबेंचर होल्डर तो फायदे नहीं है, उसको तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, और कंपनी को भी फायदा है। 110 में दिया था और जब रिफंड किया तो खाली 100 रुपए रिफंड किया। बोलो ओके, तो डिबेंचर्स इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो चलो अब सबसे पहले यहाँ पर भी हम किसकी एंट्री करेंगे? डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री करेंगे। तो क्या होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिटेड, पूरी सी एंट्री वाली आ जाएगी। यस और नो? यस सर। यस सर। बैंक यस अकाउंट सर। फर्स्ट वाली एंट्री पूरी सेम आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से प्रीमियम का पैसा भी आ जाएगा। ओके, फिर अब क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। किसमें ट्रांसफर करेंगे? किसमें ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर अकाउंट में। ओके, तो क्या आएगा? टू X% डिबेंचर अकाउंट, पूरा आएगा ही, लेकिन इसमें अब X% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में तो खाली फेस वैल्यू ही आएगा, डिबेंचर अकाउंट में तो खाली फेस वैल्यू ही आएगा, तो बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट। एनी डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है सबको? और रिडेम्पशन के टाइम में तो यही वाली एंट्री आएगी, सेम टू सेम। क्या होगा? डिबेंचर कम्स इन एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द गिवर, और इनको तो कितना रुपया देना है? 100 रुपया देना है पार पे तो। ओके, और जब पैसा दे देंगे तो बाकी 10 रुपए। अंडरस्टूड? यस सर बाकी 10 रुपए। हाँ देखो ना, रिडेम्पशन रेट पार तो है। नहीं सर, तो वो होल्डर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि हमको 10 रुपए जो प्रीमियम का है ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा उसका। बेटा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि जब डिबेंचर इश्यू करे होंगे ना, जब डिबेंचर इश्यू करे होंगे ना,
तभी वो Yes, डिबेंचर sir. में लिखा होता है कि डिबेंचर रिडीमेबल एट पार है, तो सोच समझ के लेना। Okay. ओके, Okay. नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेज देखते हैं। केस 2 में कोई भी डाउट? नो सर। Debentures issued at discount and redeemable at par, इसमें कंपनी को नुकसान है। क्यों नुकसान है इसमें कंपनी को? डिबेंचर 100 रुपए वाली डिबेंचर को कंपनी 90 में इश्यू कर रही है और जब रिडेम्पशन करेगी तो फेस वैल्यू पे करेगी 100 रुपए पे, तो कंपनी को तो नुकसान है। एक तो जब पैसा ले रही है तो 100 रुपया ले रही है और जब रिफंड कर रही है, सॉरी, जब पैसा डिबेंचर होल्डर से मांग रही है तो 90 रुपीज मांग रही है और जब उनको वापस करेगी तो 100 रुपया कर रही है, तो नुकसान हुआ। और इस बीच कंपनी उनको इंटरेस्ट भी तो देने वाली है। ओके, तो देखो क्या एंट्री आएगी यहाँ पर। सबसे फर्स्ट वाली एंट्री तो ये आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें कोई भी डाउट? नो सर। और दूसरी एंट्री देखो क्या आएगी, सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब इस बार कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट तो क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस टू X% debentures account, understood? सर कंपनी से करती क्यों है, डिस्काउंट पे इश्यू करती है और रिडीमेबल एट पार, रीजन क्या होता है कंपनी के पास? लॉस हो रहा है फिर भी। कंपनी को अगर पैसा जल्दी चाहिए तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रही है। कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन वैसे ही डाउन है, फिर भी कंपनी को अभी फंड चाहिए तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कुछ लालच तो देनी पड़ेगी डिबेंचर होल्डर, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, यस सर। अब रिडेम्पशन के टाइम तो यही होगा वापस से, क्योंकि रिडेम्पशन तो पार पे ही हो रहा है, तो X% डिबेंचर अकाउंट 100 रुपया आएगा इधर, डिबेंचर होल्डर को भी हम 100 रुपया देंगे। ओके, और जब पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री आएगी। एनी डाउट? ये था इश्यू, ये था रिडेम्पशन और ये था पेमेंट। ओके, अब ये जो पहले 3 केस तुमने देखे हैं, पहले 3 केस जो है ये तीनों में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या चीज कॉमन है? रिडीमेबल एट पार। एट पार, वेरी गुड, एट पार। एट पार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है? कि दे आर रिडीमेबल एट पार। ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस है, रिडीमेबल एट पार। ओके, इसके लिए देखो रिडेम्पशन में सेम एंट्री आई और पेमेंट में भी सेम एंट्री आई। अब हम कुछ ऐसा लिखने वाले हैं जिसमें रिडेम्पशन पार पे नहीं होगा, रिडेम्पशन किस पे होगा, या तो प्रीमियम पे होगा या तो डिस्काउंट पे होगा। ओके, ये पहली 3 कॉमन एंट्री, नॉर्मल एंट्रीज है। तो और तीनों में क्या चीज कॉमन है? तीनों में कॉमन है रिडीमेबल एट पार। एनी डाउट? नो सर। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। ये 3 केस में कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, नो। अब जो हमारा केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग केस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। देखो केस 4 क्या है, केस 4 में अब है डिबेंचर्स इश्यूड एट पार एंड रीडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर्स इश्यूड एट पार, अब रिडेम्पशन पार पे कभी नहीं होगा। रिडेम्पशन एट पार जब होगा ना तो पहले 3 केस है, याद रख लेना। ये नॉर्मल केस है, इनको नॉर्मल केस बोलते हैं, रिडीमेबल एट पार। अब हम बाकी के जितने भी केस देखेंगे किसी में भी रिडेम्पशन पार पे नहीं होगा। डिबेंचर्स इश्यूड एट प्रीमियम एंड redeemable at, sorry, debenture issued at par and redeemable at premium.
रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो देखो अब यहाँ पे कंपनी को पहले से ही पता है कि कंपनी को क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। क्यों लॉस होने वाला है? कंपनी इश्यू कर रहे हैं 100 रुपए में, और जब पैसा वापस लेगी तो कितना देना पड़ेगा कंपनी को? 110 या 120 रुपया देना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो देखो अब यहाँ से एंट्री चेंज होगी। पहली एंट्री तो से आएगी, पैसा बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ध्यान से, अब जब हम इसको ट्रांसफर करने वाले हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। इस बार कंपनी को पहले से ही पता है रिडीमेबल एट प्रीमियम है, मतलब कंपनी को लॉस होने वाला है। और क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि हमने इश्यू पार पे किया है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। यही लिख देना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। लॉस है मतलब डेबिट। कंपनी को पहले से ही पता है कि कंपनी फ्यूचर में लॉस करने वाली है। क्यों लॉस करने वाली है? क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम है। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा तो समझ जाना कि कंपनी को लॉस होने वाला है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। और कितना लॉस होगा बताओ कंपनी को? कितना लॉस होगा कंपनी को? 10 का 10 का। कंपनी जितना प्रीमियम देगी 10 रुपये। अगर 100 रुपए वाला डिबेंचर कंपनी 110 में बेच रही, वापस ले रही है, तो कंपनी ने कितना प्रीमियम दिया? 10 रुपीज का प्रीमियम दिया। तो वो प्रीमियम की जितना ही कंपनी को लॉस होगा। अब डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा तो कहाँ जाएगा? X% डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, पर इसमें तो खाली फेस वैल्यू ही जाएगा। और बाकी का क्या है? बाकी का क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा? देखो सुनना ध्यान से। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के साथ ये वाला अकाउंट रहेगा, X% डिबेंचर। इधर भी 100 रुपीज, इधर। अब कंपनी ने उसको, कंपनी उसमें कितने रुपए का लॉस करने वाली है? 10 रुपए का लॉस करने वाली है। तो लॉस की एंट्री इधर आएगी, ये दोनों में। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपीज। जितना प्रीमियम दे रहे हैं उतना लॉस हो रहा है। ओके, तो डेबिट का पहले के साथ क्रेडिट का पहला आएगा, डेबिट के सेकंड के साथ क्रेडिट का सेकंड आएगा अमाउंट में। अंडरस्टूड? यस यस सर। यस सर। हमेशा याद रखना, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, तो कंपनी को पहले से ही पता है कि कंपनी लॉस करने वाली है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करने का। और कितना लॉस करेगी? जितना कंपनी प्रीमियम देने वाली रिडेम्पशन के टाइम पे। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ओके, अब इसके बाद रिडेम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री आएगी तो वो देखते हैं। रिडेम्पशन के टाइम पे क्या होगा? X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, X% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। और क्या डेबिट होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कंपनी प्रीमियम का भी तो पैसा देने वाली है। प्रीमियम ऑन कंपनी के लिए अब लॉस है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड। और ये पूरा पैसा किसको देने वाली है? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर्स आर द गिवर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। मतलब डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? टोटल 110 मिलेगा। 100 रुपया आएगा X% डिबेंचर अकाउंट में, उसमें तो फेस वैल्यू आता है। और 10 रुपया आएगा रिडेम्पशन अकाउंट में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में। यानी डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? 110 रुपया मिलेगा। एनी डाउट? नो सर। यस सर। और ये एंट्री तो कभी चेंज नहीं होगी। जब डिबेंचर होल्डर को हम पैसा दे देंगे तो डिबेंचर होल्डर्स आर द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। और पैसा बैंक से गया है तो टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वो भी इसके जैसा ही है। अब क्या होगा? डिबेंचर को इश्यू भी प्रीमियम पे करेंगे और रिडीमेबल भी प्रीमियम पे होगा। ओके, तो तुम बोलोगे सर इसमें तो क्या है, किसको फायदा किसको लॉस? तो क्या करेगी कंपनी इसमें? सुनो ध्यान से। कंपनी ने जब डिबेंचर को इश्यू करा तो 100 रुपए वाले डिबेंचर कंपनी ने 110 पे इश्यू करे।
और जब रिडेम्पशन किया तो 120 में करा, तो कंपनी को फायदा हुआ कि लॉस हुआ? फायदा। फायदा भी हुआ और लॉस भी हुआ, दोनों हुआ। 100 रुपए वाले डिबेंचर जब कंपनी ने 110 में इश्यू करे तब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, पर जब रिडेम्पशन का टाइम आया तो कितना दिया? 110 के भी ऊपर दिया, 120 रुपया दिया, तो कंपनी ने को लॉस भी हुआ। ओके, तो देखो क्या एंट्री आएगी, ये सारी एंट्री सेम टू सेम, बस यहाँ पर एक और एंट्री आ जाएगी। कौन सी एंट्री आ जाएगी? प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे जब भी इशू करते हैं तो क्या आएगा? सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अंडरस्टूड? यस सर। ये वाली एंट्री तो सेम ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये वाली एंट्री भी सेम आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब 6 वाली एंट्री सबसे डेंजरस एंट्री, जिसमें कंपनी को भारी नुकसान होता है। क्यों भारी नुकसान होता है? डिबेंचर को कंपनी इश्यू करती है डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन करती है प्रीमियम पे। समझे कि नहीं? तो इसमें कंपनी का क्या होगा, डिस्काउंट के प्रीमियम? एक सेकंड, अब देखो इसमें क्या होगा। क्यों कंपनी का भारी नुकसान होगा? कंपनी ने 100 रुपए वाले डिबेंचर को इश्यू करा 90 रुपीज में, और जब रिडेम्पशन किया तो 110 में किया, मतलब इश्यू के टाइम पे भी नुकसान हुआ और रिडेम्पशन के टाइम पे भी नुकसान हुआ। यस और नो? तो देखो क्या होगा, ये सारी एंट्री सेम आएगी, बस इश्यू डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो एक और चीज डेबिट होगी। 2 बार नुकसान होने वाला है, एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो आएगा ही, और साथ में क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। डेबिट हुआ इस बार। अंडरस्टूड? एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो तो होने वाला है। देखो ये वाली एंट्री तो फिक्स है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन सब जगह आ रहा है। लॉस ऑन इश्यू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, लॉस ऑन इश्यू एंड प्रीमियम ऑन डिबेंचर, ये तो आएगा ही आएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कब आएगा? जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा। ओके, ये तो आने वाला है। हाँ, अगर हम इश्यू भी प्रीमियम पे करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से ले लेने का, अगर इश्यू डिस्काउंट पे करते हैं तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अलग से ले लेने का, और इश्यू एट पार पे करते हैं तो ना प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। और ये तो एंट्री जैसे आती है वैसे ही आएगी, ये वाली की एंट्री जैसे आती है वैसे ही आएगी। लेकिन 1 मिनट बाकी है, फटाफट रिजल्ट हो जाना फिर हम सम शुरू करेंगे। ओके, यस सर। सर ये टेबल बनाना है हमको? टेबल तुमको हाँ सीडब्ल्यू बनाना है। ओके, मैं भी व्हाट्सएप कर दूंगा, ये बनाना है, उसके बाद ही सम शुरू करते हैं, तो जगह छोड़ देना अगर तुम अभी लिख रहे हो तो, नहीं तो बात नहीं, एक ही बार लिखना। इसमें कोई भी डाउट? नो सर। ओके, चलो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, फिर आपसे ज्वाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 3 सम्स है, तीनों में 3-3 एंट्री आएगी। राइट द जनरल एंट्री, और देखो लिखा है विदाउट नरेशन, तो नरेशन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है विदाउट नरेशन, सो वी विल नॉट राइट द नरेशन। वेरी फर्स्ट क्या बोला है? इश्यूड 8500 9.5% debentures of ₹100 at par, redeemable also at par, redeemable at par हो मतलब समझ जाने का, ये पहले 3 वाले केस है, इसमें कहीं पर भी वो 2 एंट्री नहीं आएगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ये वाला नहीं आएगा। वो तो कब आता है? जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम हो। हमने टोटल 6 केस लिखे, पहले 3 केस में रिडीमेबल एट पार है, वो नॉर्मल केस है मेरे जैसे, और बाकी के 3 केस में लिखा है रिडीमेबल एट प्रीमियम, वो तुम्हारे जैसे एब नॉर्मल केस। बराबर?
तो चलो ध्यान यहाँ पे, और ये सबसे पहला केस है। क्यों पहला केस है? इश्यू भी पार पे हो रहा है और रिडेम्पशन भी पार पे हो रहा है। तो चलो सबसे फर्स्ट एंट्री आएगी किसकी? डिबेंचर को इश्यू करने की। तो क्या एंट्री आएगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने डिबेंचर है? 8500 मल्टीप्लाई बाय हर एक डिबेंचर का 100 रुपया मिलेगा टू 9.5% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8500 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी तो नरेशन नहीं बोला है, मान लो एग्जाम में ऐसा ना लिखा हो ब्रैकेट में विदाउट नरेशन, तो नरेशन लिखना ही पड़ेगा। तो मैं पहले सम में लिख रहा हूँ नरेशन, ताकि अगर एग्जाम में नरेशन आए तो क्या लिखना है तुमको पता तो चले। तो क्या लिखेंगे बोलो? नरेशन। तुम खुद बताओ इतने सारे सम्स करने के बाद। being debenture issued, एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव, बीइंग पूरा पैसा ही आ गया ना, पूरा पैसा आ गया, खाली एप्लीकेशन का थोड़ी आया है। तो बीइंग डिबेंचर मनी रिसीव्ड, और इसके अंदर एक और एंट्री आएगी। कौन सी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे 9.5% डिबेंचर अकाउंट में। तो क्या एंट्री आएगी? 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड 8500 मल्टीप्लाई बाय 100 to 9.5% debentures account 8500 multiplied by 100। नरेशन क्या आएगा? being debenture application and allotment account transferred to 9.5% डिबेंचर अकाउंट। ओके, ये पहली दो एंट्री इसकी है डिबेंचर को इश्यू करने की। इश्यू करने के बाद अब क्या होगा? रिडेम्पशन वाली एंट्री आएगी। रिडेम्पशन की क्या एंट्री आएगी? अब डिबेंचर हमारे पास वापस आ जाएंगे, सारे डिबेंचर होल्डर अपने अपने डिबेंचर कंपनी में सबमिट कर देंगे। तो डिबेंचर कम्स इन 9.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड ओके। और उनको रिडेम्पशन किस पे होने वाला है? एट पार, मतलब उनको 100 रुपए मिलने वाला है। तो 8500 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर तो वैसे भी फेस वैल्यू भी आता है। टू डिबेंचर होल्डर्स आर द गिवर, क्रेडिट द गिवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को कितना रुपया देना है? 8500 डिबेंचर का 100 रुपया ही देना है। रिडीमेबल एट पार है। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स redeemed at par। अब उसके बाद क्या करने वाले हम? अब हम पेमेंट करेंगे। थर्ड स्टेज, जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? नाउ डिबेंचर होल्डर्स आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितना रुपया उनको देना है? 8500 into 100 देना है। तो 8500 into 100 to bank is a giver, credit the giver to bank account 8500 into 100। नरेशन क्या आएगा? बिल रिडेम्पशन अमाउंट पेड। तो अपना पहला वाला सम ओवर। बोलो इसमें कोई भी डाउट? no sir, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। शेयर कैपिटल अगर आएगा तो ये चैप्टर इजी लगेगा, नहीं तो ये चैप्टर हार्ड लगेगा। शेयर कैपिटल से तो इजी है फिर, है ना? दोनों इजी लगे। दोनों इजी है। चलो सेकंड एंट्री, सेकंड वाला देखते हैं क्या बोला है सेकंड में। इश्यूड 9500, 8500 की जगह है
9500 9.5 debentures of rupees 100 each at discount of 10%. At par नहीं है, par की जगह में क्या बोला है? At discount of 10%. रिडीमेबल एट पार है, रिडीमेबल एट पार होगा, इसका मतलब नॉर्मल केस है। ओके, रिडीमेबल एट पार लिखने का मतलब नॉर्मल केस है। तो चलो अब 100 रुपए वाले डिबेंचर को कंपनी कितने रुपए में इश्यू कर रही है? कंपनी 10% डिस्काउंट दे रही है, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। यदि 100 रुपए वाले डिबेंचर को कंपनी 90 रुपीस में इश्यू कर रही है तो क्या आएगा? 9500 मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीस आएंगे कंपनी के पास। यस और नो? Yes, sir. बीइंग डिबेंचर मनी रिसीव्ड। अब यहां पर एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब क्या होगा? अब हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो क्या आएगा देखो, 9.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। 9500 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 90 रुपीस है। वो तो हमने 10 रुपीस का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट गिवन इज अवर एक्सपेंस। तो क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 9500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट। इसमें तो फेस वैल्यू ही आएगा। 9500 मल्टीप्लाई बाय पूरा 100 हो गया, 90 प्लस 10 100। एंड आउट। No, sir. अब रिडेम्पशन तो पार पे ही होने वाला है, तो सेम एंट्री 9.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर। कितने डिबेंचर से? 9500 और पार पे होगा मतलब 100 रुपीस में ही होगा, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 ही आएगा। यस और नो? Yes, sir. ओके। और उसके बाद यहाँ पे भी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट से पैसा देंगे तब पूरा बार पे देंगे, मतलब 9500 मल्टीप्लाई बाय 100 बीइंग रिडेम्पशन अमाउंट पेड। एनी डाउट? No, sir. सेकंड अभी फोटो खींच ले। अब देखते हैं थर्ड। देखो थर्ड में क्या बोला है? इश्यूड 8000 9.5 नहीं 10% है डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 बन किया ऑफ रुपीज 200 है। ओहो। एट प्रीमियम कितना बोला है? प्रीमियम 10%। रिडीमेबल एट पार है, रिडीमेबल एट पार मतलब नॉर्मल केस। ओके, तो चलो 200 रुपए वाले डिबेंचर को हमने 10%, 200 का 10% 20 रुपया होगा, यानी 200 रुपए वाले डिबेंचर को हमने कितने में इश्यू करा? 220 रुपए में। तो कितना पैसा आएगा बोलो? 8000 डिबेंचर का 220 रुपया आएगा। टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8000 मल्टीप्लाई बाय 220। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है. ओके, ये वाली एंट्री चेंज हो जाएगी, ये वाली एंट्री तो पूरी चेंज हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा इस बार। ओके, तो देखो क्या होगा अब यहाँ पर? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 8000 मल्टीप्लाई बाय 220 टू 10% डिबेंचर अकाउंट
8,000 multiplied by 200. Yes or no? Yes, sir. इसमें तो फेस वैल्यू आएगा और बाकी का कहाँ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 8,000 multiplied by 20. Being debenture application and allotment account transfer to 10% debenture account. अब redeemable तो एट पार है, मतलब उनको 100 रुपया ही मिलने वाला है, तो क्या होगा? 10% debenture account 8,000 into 100 into 200. Sorry, two debenture holders account 8,000 into 200. Being debentures redeemed at par, और उसके बाद जब पैसा मिल जाएगा तो क्या होगा? Debenture holders are the receiver. 8,000 multiplied by 200 to bank account 8,000 multiplied by 200 and out. नो सर। हो सर। तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, जाना ही है सर। बाय सर, हैव अ गुड डे। हेलो सर खिलाता पिलाता तो बैठे।